दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद आंसर के साथ में। आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने इंग्लिश में जारी किया है, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में लाया हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में, जो कि शायद ही अभी तक यूट्यूब पे किसी ने अपलोड किया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। विद सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन मेसोपोटामिया ग्रंथों में ताम्र नामक जो ताम्र आता था वो किस स्थान से आता था। ठीक है, यहाँ पे मगन दिया गया है, तो मगन बेसिकली क्या है, ओमान है। ठीक है, तो आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर दूसरा है, अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए किसे नियुक्त किया था। तो अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसे नियुक्त किया था, इसे नियुक्त किया था, जो कि स्क्रीन पे आपको इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको वही आंसर दिखा रहा हूँ जो सैम्पल पेपर में दिया गया है। फिर तीसरा है कि निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और उस संदर्भ का उल्लेख करें जिससे ये कथन है। ठीक है, तो कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र शीर्षक भी अपनाया, तो ये कथन गलत है, इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो चेंज क्या करना है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्राह्मणों द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, यानी या फिर उपदेश, तो ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी नीति या उपदेश लागू किया गया था, इन चारों में से वो क्या है। तो जिसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये नीति थी, ये इनका आदेश था। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आता है क्वेश्चन आता है कि चित्र से संबंधित। तो आपका ये चित्र दिया गया है कि दिए गए चित्र देखें और स्तूप, ये किस स्तूप का प्रतीक क्या है, यानी ये जो स्तूप है ये किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथन को ठीक करें और फिर से लिखें। तो इसको हम ठीक करके फिर से लिखते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आपको ठीक करके लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, इन सभी तीनों प्रश्नों के उत्तर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से आपको इनके आंसर लिखने हैं। कि क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के बारे में जानने के क्या स्रोत हैं। 9वां है, नायक और अमर नायक के बीच अंतर करना है। तो ये एक अंतर बता दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अब आता है एक सेकेंड, हाँ ये तो हमारा वही प्रश्न हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए बेसिकली यहाँ पे कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो A, B, C इनमें से कौन सा सही है, ये पढ़ के आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो 11, 12, 13 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक ही साथ दिखा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 11 है कि किस मुगल सम्राट को हम आलमगीर नाम से जोड़ सकते हैं, तो हम हुमायूं को जोड़ सकते हैं। फिर 12वां है कि दो कलाकारों मीर सोमयार और अली अब्दुल समर्थन को ईरान से लाया गया था। यानी कि देखिए यहाँ पे ये बताना है कि मुगल दरबार में दो कलाकार मीर समद अली और अब्दुल समद को ईरान से लाया गया था या नहीं, तो इसके बारे में। तो इसका आंसर देखिए, इस तरह से आपको लिखना है। फिर 13वां के दिखा के जमींदारों की शक्ति जोतदार, यहाँ पे जमींदार लिखा है, बेसिकली जोतदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। ठीक है, तो जमींदारों की शक्ति जोतदारों की तुलना में अधिक प्रभावी कैसे थी, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह से आंसर लिखना है। अब इसका मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 14 है जिसका हमें मिलान करना है। तो मिलान किस तरह से करना है देख सकते हैं, इस तरह से हमें ये मिलान करना होगा। तो जिसका सही आंसर क्या है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी ने नमक के एक अधिकार को चुनकर अपने सामरिक ज्ञान का वर्णन किया। ठीक है, निम्नलिखित कथन मतलब आ को साबित करने के लिए सही है या नहीं है, यानी कि इस कथन को साबित करने के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प दिए गए और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, क्या सही है वो आपको बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश की राजनीति में एक अलग मतदाता एक जहर है, यानी कि हमारे देश की राजनीति में एक मतलब देखिए प्रश्न ये है, भारतीय देश की राजनीति में एक अलग मतदाता जहर का प्रवेश हुआ, वो कौन सा यहाँ पे मतलब कि राजनेता है, वो आपको बताना है। इसका आंसर देख सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा घुमा के पूछा गया, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आंसर समझ में आ जाएगा। अब आता है हमारा स्रोत आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जिसमें है कि क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रयाग प्रशस्ति के निम्नलिखित अंशों को ध्यान से पढ़ें और तीनों का उत्तर दें। ठीक है, तो ये है आपका एक प्रयाग प्रशस्ति का अंश है,
इससे ही संबंधित ये प्रश्न पूछे गए हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक ही बार में दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो प्रश्न हैं आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो उसके बाद ये है, तो मतलब कि यहाँ पे आपके 4 प्रश्न पूछे गए, चारों के आंसर मैं आपको एक साथ दिखा दूँगा। वीडियो को पॉज करके स्रोत आधारित प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मुग़ल पेंटिंग को जागीर के रूप में यहाँ पे बताने की क्वेश्चन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक मुग़ल पेंटिंग को जागीर के सपने का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया ये आपको बताना है, ठीक है। फिर पेंटिंग में रखे गए जानवर निम्नलिखित हैं। दोनों सम्राटों के पैरों के नीचे की दुनिया बताती है। चित्रांकन में दोनों सम्राटों की काया और मुद्रा की तुलना कीजिए, ठीक है। तो इन सभी चारों का प्रश्नों का आंसर मैं आपको एक ही साथ दिखा रहा हूँ। तो ये है प्रश्नों का चारों का आंसर। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों के आंसर को पढ़ सकते हैं ईजीली, ठीक है। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, यहाँ पे ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। फिर आता है एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 5वीं रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट से संबंधित है। तो ये रहा आपका स्रोत और ये हैं आपके प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का आंसर एक साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करके आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इन सभी चारों प्रश्नों का उत्तर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न है और उसका आंसर ये है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि हैं हमारे 3-3 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। तो देखिए खंड सी आ गया अब हमारा, और इसमें हम बात करेंगे 3-3 मार्क्स के प्रश्नों की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इतिहासकारों के द्वारा मौर्यकालीन साम्राज्य, देखिए मौर्यकालीन इतिहासकारों के द्वारा मौर्यकालीन इतिहास के निर्माण के लिए उपयोग किए गए स्रोतों की व्याख्या करें। यानी कि इतिहासकारों के द्वारा मौर्यकालीन साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए गए स्रोतों की हमें व्याख्या करनी है। तो स्रोतों की व्याख्या किस तरह से करनी है देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। आपको बेसिकली थोड़ा बड़ा लिखना है, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिया गया है, पॉइंट दिए गए हैं, आपको थोड़ा सेंटेंस बना के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, मुग़लों के शासकों के द्वारा विभिन्न जातियों और कुलीनों की सचेत रूप से भर्ती की गई। तो देखिए यहाँ पे ये बताना है कि मुग़लों के शासकों के द्वारा विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों में कुलीनों की सचेत रूप से भर्ती की गई। ऐसा क्यों किया गया और कैसे किया गया ये आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बेसिकली थोड़ा आंसर छोटा है लेकिन आपको उसे बड़ा करके लिखना है पूरे एक पेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुदाल और हल के बीच की लड़ाई एक लंबी लड़ाई थी। आपको यहाँ पे कथन का सार स्पष्ट करना है कि 18वीं शताब्दी के दौरान राजमहल पहाड़ियों के संथाल और पहाड़िया के संबंध में, यानी कि 18वीं शताब्दी के दौरान राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़ियों के लोग और संथाल और पहाड़ियों के बीच में जो कुदाल और हल की लड़ाई थी, एक लंबी लड़ाई थी, इसको आपको बताना है। सिंपल सी भाषा में कहें तो कुदाल और हल की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 23, लेकिन उससे पहले आप 22 का आंसर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको बताना है अफवाहें तभी फैलती हैं जब वे गूंजते हैं गहरे भय और संदेह के साथ। यानी कि अफवाहें तभी फैलती हैं जब वे गहरे भय और संदेह के साथ गूंजती हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कैसे सही था, यानी कि आपको बताना है कि अफवाहें कैसे फैल रही थी उसके बारे में। तो देखिए आंसर देख सकते हैं कि अफवाहें इस तरह से फैल रही थी और इसी तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो 3-3 मार्क्स के हमारे ये कितने 4 प्रश्न थे, यानी कि 3 चौक 12 मार्क्स का सेक्शन सी आएगा आपका। उसके बाद बात करते हैं अगला सेक्शन डी, ठीक है। इसमें आपके 8-8 मार्क्स के प्रश्न हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं पढ़ा कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है 8-8 मार्क्स के आपके सभी प्रश्न हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है 24, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचार और भारतीय सोच पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। यानी कि हमें बताना है कि जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचार कौन कौन से हैं और भारतीय सोच पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में। तो देख सकते हैं आंसर आपको किस तरह से लिखना है। आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे 8 नंबर के, ये इस तरह से आपको लिखना है। लेकिन आपको ये पूरा का पूरा नहीं उतारना है, बल्कि आपको अच्छे से सेंटेंस वाइज आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट का आंसर लिखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24 का आत्मा में जो दिया हुआ है, आप सभी के लिए दीपक बनो क्योंकि आप सभी को अपनी मुक्ति चाहिए।
ठीक है, तो यह कथन बौद्ध धर्म की किन शिक्षाओं की व्याख्या करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है, आप सभी खुद के लिए दीपक ज्योति बनो, क्योंकि आप सभी को खुद की मुक्ति का रास्ता चुनना है, अपनी खुद की मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की व्याख्या करनी है। तो किस तरह से व्याख्या करेंगे देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह से आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संबंध में इस कथन का आंसर इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। हालांकि आंसर जो है आपको 10 से 15 सेकंड के लिए देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं इस अपने प्रश्न का आंसर पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 25। एक संरचना महानवमी डिब्बा के साथ जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं को पहचाने विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बताना, आंसर ये बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र के रूप में महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं की आपको विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बताना है। महानवमी डिब्बा की नहीं बल्कि उसके अनुष्ठानों और प्रथाओं की बतानी है। तो सिंपल सी बात है, महानवमी डिब्बा के बारे में आपको बताना है। तो देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर किस तरह से आपको लिखना है। इतने बड़ा आंसर है, 10-15 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं और इन पॉइंटों को आपको कम से कम 3 पेज में आपको लिखना होगा, तभी जाके आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये उसी चैप्टर का है कि विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की विशिष्ट विशेषताओं को रेखांकित करें विजयनगर साम्राज्य शाही केंद्र। यानी कि आपको यहाँ पे वही प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की आपको विशेषताएं बतानी है। सिंपल सी बात है, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, भाई विशेषताएं बताओ इनकी। तो चलिए विशेषताएं बताते हैं। तो विशेषताएं कुछ इस तरह से हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आंसर के साथ में मैं अगर आपका क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा तो ये कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा मुझे समझाने में। ठीक है, तो सीधा आप आंसर देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन नंबर। फिर आता है एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, मतलब कि सेक्शन कौन सा हमारा सेक्शन चल रहा था, ये सेक्शन डी का। ठीक है, वो क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। विभिन्न प्रकार के स्रोतों की जांच करें जिनसे गांधी जी का राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को खंगाला जा सके। यानी कि आपको यहाँ पे ये बताना है गांधी जी के राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों की आपको जाँच करनी है। तो जाँच कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, इस तरह से हम जाँच करेंगे। तो ये हमारे गांधी जी वाले चैप्टर से लिया गया प्रश्न है जिसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फुल HD में कर लीजिएगा, तभी आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला उसी चैप्टर से है कि भारत छोड़ो आंदोलन में वास्तव में एक जन आंदोलन था, बताइए कैसे। तो यहाँ पे इस वर्ड को आप भूल जाइए, यहाँ पे ये बताना है कि भारत छोड़ो सही मायने में एक जन आंदोलन था, कैसे ये आपको बताना है। तो सही मायने में एक जन आंदोलन था, हम इस तरह से कह सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो ये आपका एक स्रोत आधारित प्रश्न है। ठीक है, 27 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 है, अभी तक की खोज की गई सबसे प्राचीन प्रणाली। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं ये 3। इन तीनों प्रश्नों के आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन तीनों के आंसर स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको इस स्रोत आधारित प्रश्न को करना है। यहाँ पे आपके 2 बार स्रोत आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, ये है मुग़ल राजकुमारी जहानारा का तीर्थ 1643 वाला। ठीक है, तो इसके जो स्रोत है उसे ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसका आंसर देखिए, यहाँ पे दिया मतलब प्रश्न दिए गए हैं और आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक राष्ट्रीय भाषा के गुण क्या क्या होने चाहिए। तो एक राष्ट्रीय भाषा के गुण क्या क्या होने चाहिए उसके रूप में यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं, इन सभी तीनों प्रश्नों का आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्नों के आंसर इस तरह से लिखने हैं। तो अब बात करते हैं हमारे जो मैप वाला प्रश्न है, मैप वाले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, इसको थोड़ा सेक्शन जो हमारा सेक्शन F है उसमें पूछा जाएगा हमारा मैप वाला क्वेश्चन। तो मैप वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित
को खोजें व लेबल करें। एक तो लोथल एक परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का स्थल, सांची एक प्रमुख बौद्ध स्थल, इसको बताना है। ठीक है, फिर आगरा बाबर अकबर और औरंगजेब के अधीन क्षेत्र, कलकत्ता विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र, फिर सी हमें डांडी बताना है। तो ये सभी देखिए, इसका मैप में कैसे आंसर लिखना है आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मैप का आंसर आपको किस तरह से लिखना है मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपका सैम्पल पेपर किस तरह से आया था। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको जो 2-2 और 3-3 मार्क्स के प्रश्न हैं वो आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में कोई मतलब प्रश्नों को समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो सीधा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मतलब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 11th का हिस्ट्री का जो इंग्लिश में सैम्पल पेपर आया था वो हिंदी में करके आपको बताया, जो कि अभी तक शायद ही किसी ने अपलोड किया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।